हेलो एवरीवन। मेरा नाम आयुषी यदुवंशी है। मैं अभी एचबी डिवीजन के टीआरडी डिपार्टमेंट में एसएससी टीआरडी आरसीसी के पद पे कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे ट्रैक्शन सबस्टेशन की प्रोटेक्शन स्कीम और उसमें प्रोवाइड किए गए हुए जो भी सारी रिले हैं उनकी सेटिंग्स एंड उनकी फर्दर टेस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ टीएसएस, जो भी इक्विपमेंट्स उसमें कनेक्टेड है। देन प्रोटेक्शन स्कीम हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का, एचवी एंड में, एलवी एंड में, फीडर्स एंड के ऊपर, कैपेसिटर एंड पे। देन जो भी आरडीएसओ की सेटिंग्स प्रोवाइड करी गई है रिले को सेट करने के लिए, वो सारी सेटिंग्स एंड देन फर्दर रिले की टेस्टिंग हम लोग सेकेंड इंजेक्शन के थ्रू कैसे करते हैं ये हम देखेंगे फर्दर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है एक फीमेल टीएसएस जिसमें 132 केवी इनकमिंग है एंड 132 को ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके 25 केवी सिंगल फेज में ओसी को फर्दर फीड किया जा रहा है। फीमेल टीएसएस के अंदर दो बे प्रोवाइड की है, दो टीआर है। एट अ टाइम एक टीआर को यूज में लिया जाता है। अगर ओएचई लोड कभी सर्किट में ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन भी उस टाइम किया जा सकता है। अब हम टीएसएस की बात करते हैं, टीएसएस की जनरल स्कीम की। जनरली क्या होता है कि इनकमिंग एंड से हमारे पास टू फेजेस इनकमिंग लिए जाते हैं, देन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके उसे सिंगल फेज में कन्वर्ट करके फीडर सीबी के थ्रू फर्दर हमें ओएचई में हम लोग फीड कर देते हैं। जब भी ओएचई में फीड करते हैं तो ओएचई में हमारे पास सिंगल फेज 25 की ओएचई रहती है, जो पेंटोग्राफ के थ्रू ट्रेन के ऑपरेशन को यूटिलाइज करते हुए जो रिटर्न है वो हमारे पास जो रेल है वो प्रोवाइड करता है। तो रेल के थ्रू रिटर्न करंट फ्लो होके वापस ग्राउंड होता है एंड यहाँ जो ट्रांसफार्मर के दो लेग हैं, दो लेग में से एक लेग को बरीड रेल के थ्रू अर्थ किया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से सर्किट होता है कि आपने सिंगल फेज डबल फेज को आपने सिंगल फेज बना के ओएचई में पेंटो के थ्रू फीड किया, दो लोड के लिए यूटिलाइज किया एंड देन वापस बैक टू ग्राउंड के थ्रू आप सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम बात करें टीएसएस की, तो टीएसएस में सबसे पहले हमारे इनकमिंग एंड पे कनेक्ट किया जाता है मीटरिंग पीटी एंड मीटरिंग सीटी। मीटरिंग पीटी इज बेसिकली यूज्ड कि हम इसमें जो वोल्टेज इनकमिंग एंड का जो हमारा वोल्टेज है वो मेजर करता है। मीटरिंग सीटी भी इनकमिंग एंड का हमारा जो मेन करंट है वो मेजर करता है। एबीटी मीटर यहाँ पे हमारा थ्री फेज मीटर है, एनर्जी मीटर है, जो कि जो भी सारे एनर्जी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे उन्हें कितना कंजप्शन हुआ है ये चीज हमारा ये डिस्क्राइब करता है यहाँ पे। सेम इसी तरह का एबीटी मीटर हमारे पास जीएसएस एंड में कनेक्ट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेन मीटर चेक मीटर। टीएसएस एंड में जो हमारा एबीटी मीटर है उसे हम जनरली स्टैंड बाय एबीटी मीटर कहते हैं। कई जगह पे स्टैंड बाई बीटी मीटर को टीएसएस में स्काडा पे डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाता है और कई जगह पे ऐसा रहता है कि मीटिंग सीटीपीटी की ही केबल्स हम लोग कंट्रोल पैनल तक सेकंड कोर्स भी यूज करते हैं कंट्रोल पैनल पे, और देन वो फर्दर स्काडा पे उसे शो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटिंग सीटीपीटी के बाद हमारे पास सबसे पहले इनकमिंग में यहाँ पे डबल पोल बस कपलर के थ्रू हम लोग दोनों फेस को दो टीआर के थ्रू अकॉर्डिंगली उसे डिवाइड करते हैं। फिर सबसे पहले हमारे पास इनकमिंग एंड पे हमारे पास यहाँ पे रहता है ये डीपीआई। डीपीआई के बाद हमारे पास दोनों जो फेज हैं दोनों लेग्स में हमारे पास एक सीटी रहता है। दोनों सीटी का जो रेटिंग रहता है वो यहाँ पे सिमिलर रहता है, जो कि एचवी एंड की सीटी रहती है। उसके बाद फर्दर हमारे पास डबल पोल का सर्किट ब्रेकर, देन डबल एचवी एंड का लाइटनिंग अरेस्टर। फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पे मिलता है कि फर्दर हमारे पास यहाँ पे आता है ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बोथ एंड्स पे बुशिंग सीटी कनेक्टेड रहती है। दोनों एंड पे यहाँ पे एचवी बुशिंग सीटी है और एलवी एंड पे भी दो बुशिंग सीटी कनेक्टेड रहती है। फर्दर उसे ट्रांसफार्मर जो है वो 21.6 एमवीए का हमारा ऑफ सर्किट ट्रांसफार्मर है, जिसे टैप चेंज जो होते हैं यहाँ पे वो ऑफ सर्किट पे ही कर रखे ट्रांसफार्मर के टैप वेरी किए जाते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि टू फेजेस को सिंगल फेज में कन्वर्ट करके आगे, जिसमें से एक लेग जो है जो कि बरीड रेल में ग्राउंड कर दिया जाता है एंड सिंगल फेज को आगे फीडर सर्किट ब्रेकर के थ्रू ओएचई में फीड किया जाता है। यहाँ पे देन बस कपलर के थ्रू एसपीआई कनेक्ट रहता है। एसपीआई के बाद हमारे पास आता है फीडर पीटी। फीडर पीटी अगर आप देखें तो पूरे टीएसएस में एक ही प्रोटेक्शन टाइप की पीटी है, जिसका बेसिक वर्क जो इनकमिंग वोल्टेज है यहाँ पे 25 केवी एंड भी कितना है उसका काम करता है वो। साथ ही यहाँ पे जो फीडर सीबी लगा है, फीडर सीबी से कनेक्टेड हमने जो रिले लगा रखी है यहाँ पे A20 बना रिले या फिर फीडर रिले, उसका जो इनपुट है वो फीडर पीटी और फीडर सीटी के ही इनपुट पे वो सिग्नल पे वर्क करती है। देन हमारे पास यहाँ पे फीडर सर्किट ब्रेकर आता है जो कि वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर है एंड फर्दर उसे डीएक्स के थ्रू एंड इंटरप्टर के थ्रू ओएचई में फर्दर फीड किया जाता है। अब बात करेंगे हम मेन प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन स्कीम एट टीएसएस, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकमिंग एंड पे हमारे पास 132 केवी इनकमिंग एंड है। देन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके 25 केवी ओएचई को फीड किया जाता है। सबसे पहले जो इसमें हमारा प्रोटेक्शन है वो हम देख सकते हैं कि एचवी एड में जो प्रोटेक्शन है उसमें मेनली ओसीआर है, ओवर करंट रिले है, आईडीएमटी रिले है, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है और तीन स्टेजेस में यहाँ पे ओवरलोड की प्रोटेक्शन की जाती है, वो रिले है। फर्दर अगर आगे देखें तो फर्दर एनवी एड में भी ही सिमिलर टू एचवी एक रिले प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर भी हम देखेंगे कि ओवर करंट रिले है, ओवर करंट मोड है, देन आईडीएमटी है एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है। उससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है फीडर प्रोटेक्शन, जिसमें नेमली डीपीआर, डब्ल्यूपीसी, ओसीआर,
पीटीएफएफ, ऑटो रिक्लोजर, ये सारे प्रोटेक्शन जो है वो फीडर प्रोटेक्शन के थ्रू ही फर्दर प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड ऑल्सो वेक्टोरियल डेल्टा ई रिले। इन तीनों ही सर्किट ब्रेकर को कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए हमेशा हमारे पास एक रिले रहती है जिसका नेमली वर्क रहता है डीसी मॉनिटरिंग रिले। कभी भी अगर टीएसएस में डीसी एक लेवल से कम जाता है तो ये तीनों ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके टीएसएस को ऑफलोड कर देती है। और साथ ही हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोवाइड की जाती है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, जिसके लिए जो पुशिंग सीटी है ट्रांसफॉर्मर के बोथ दी एंड्स पे, उसके इनपुट को यूज में लिया जाता है। पूरे ट्रांसट्रैक्शन सब स्टेशन को 4 जोन में हम लोग प्रोटेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं फीडर प्रोटेक्शन को। देन सेकंड लेवल पे हम बात करते हैं यहाँ पे एलवीसीबी का प्रोटेक्शन जो है उसको हम एलवी प्रोटेक्शन कह सकते हैं। देन ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन एंड एचवीएन का प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें फीडर प्रोटेक्शन की, तो फीडर प्रोटेक्शन इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है कि इनकेस अगर आपके फॉल्ट है, कहीं भी ओएचई एंड पे फॉल्ट हुआ है, तो कभी भी ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आपकी जीएसएस एंड की सीबी ट्रिप कर रही है। हमेशा जो फॉल्ट करंट है वो सोर्स के एंड पे फ्लो होता है। तो सबसे पहले आपका फीडर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। अगर वो किसी रीजन से ट्रिप नहीं कर पा रहा है तो एलवीसीबी, फर्दर वो ट्रिप नहीं कर रहा है तो एचवीसीबी का प्रोटेक्शन करेगा। या हम जब बात करें किसी भी जोन की पर्टिकुलर, तो अब हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी 2 जोन हैं, आपस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई फॉल्ट आएगा तो इसे कोई भी जोन कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। 2 जोन के बीच में हमेशा एक ओवरलैपिंग क्रिएट की जाती है। जैसे कि अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल रिले का बैकअप जो है वो काम करता है, जो हमारे एलवीसीबी का बैकअप है आरईएफ, वो एक तरह से डिफरेंशियल का बैकअप की तरह काम करता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें फीडर प्रोटेक्शन की, तो यदि किसी रीजन से फीडर सर्किट ब्रेकर में नहीं ओपन हो रहा है तो एलवी के अंदर जो आईडीएमटी है वो करंट को रीड करके वो सीबी को ओपन करवाएगा। बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके फीडर सीबी ओपन नहीं हुआ और डायरेक्ट जीएसएस एंड का आपके सीबी ट्रिप हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपके यहाँ तो सेटिंग्स का इशू है या फिर और भी कोई रीजन हो सकता है। अच्छा, रिले सेटिंग्स जो होती है प्रॉपर उनमें एक ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि एक टाइम डिले देना। यदि हमारी फीडर सर्किट ब्रेकर 200 लाइक हम कहते हैं कि 200 मिली सेकेंड का फॉल्ट क्लियर नहीं कर रहा है, तो फर्दर जो फॉल्ट क्लियर होगा वो एलवीसीबी के पास जाएगा, एलवीसीबी ऑपरेट करेगा। यदि एलवीसीबी भी नहीं कर रहा है तो उसका बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा एंड 600 मिली सेकेंड्स बाद एचपी का प्रोटेक्शन यूज होगा। तो इसी तरीके से एक टाइम ग्रेडिंग जो है वो दी रिले की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग सेट की जाती है कि उनमें एक प्रॉपर टाइम डिले मार्जिन क्रिएट किया जाए। अगर कभी ऐसा हो रहा है जैसे हमारे यहाँ पे एक टीएसएस की जिसकी इनकमिंग हमने डीएफसी एंड से ले रखी है। एक बार ऐसा केस हुआ था कि हमारी एचवी से मतलब टीएसएस एंड की रेलवे इनके टीएसएस की सीबी ओपन ना होके डायरेक्ट डीएफसी की सीबी ओपन हुआ। तो उस केस में पता चला कि जो डीएफसी एंड की सीबी थी उसकी जो ओवर करंट की जो सेटिंग्स थी वो हमारे एचवी एंड के ओसीआर से सेटिंग्स कम थी। देन तो रीजन यही था कि आपके रिले सेटिंग्स जो है उसमें प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं थी। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप कंसिडर करिए कि आपकी जो रिले सेटिंग्स है और जीएसएस एंड की जो रिले सेटिंग्स है उनमें एक प्रॉपर टाइम डिले भी हो और प्रॉपर जो सेटिंग्स है उनकी सेटिंग्स हायर एंड पे हो और हमारी सेटिंग्स जो है उससे लोअर एंड पे हो। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल ये आप देख सकते हैं कि आशिदा मेक का कंट्रोल पैनल है, जिसमें हम सबसे ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डिजिटल एनर्जी मीटर है, जिसके डिजिटल एनर्जी मीटर पे हमने जो बाहर मीटरिंग सीटीपीटी की केबल्स देखी थी उनको कनेक्ट करके यहाँ से भी एनर्जी कंजप्शन डेटा रिकॉर्ड करके स्काडा पे कम्युनिकेट करा सकते हैं। देन एलवी एंड का मीटर जो एलवी सीटी जो सीटी एलवी सीबी के जस्ट आगे कनेक्टेड थी, उस सीटी के कनेक्शन भी इस मीटर पे दिए जाते हैं। तो ये एलवी का जो करंट फ्लो हो रहा है एलवी सीबी के थ्रू उसको मॉनिटर करता है। देन फर्दर हमारे पास एलवी वोल्ट मीटर जो 25 केवी वोल्टेज को मेजर करता है। फर्दर हमारे पास है यहाँ पे फीडर एमीटर जो सप्लाई आती है हमारे पास इनकमिंग, उसे बीसी के थ्रू बस बीच से थ्रू हम लोग दो बोथ एंड पे फीड करते हैं, जिसमें बीच में न्यूट्रल सेक्शन रहता है। तो दोनों एंड पे जो फीडर करंट है ये उसे फीडर एमीटर उस करंट को मॉनिटर करता है। देन सबसे लास्ट में हमारे पास पावर फैक्टर मीटर। यहाँ पैनल पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिले प्रोवाइड की गई है ये है न्यूमेरिकल रिलेज। न्यूमेरिकल रिलेज में जब सबसे पहले यहाँ पे ये डेल्टा रिले है, देन फीडर प्रोटेक्शन रिले है, देन आपके पास एलवीएन का 24 आवर रिले है, देन डिफरेंशियल, देन एचवीएन का 24 आवर, एंड सबसे लास्ट में हमारे पास डीसी सुपरविजन रिले। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे एक रिले जो प्रोवाइड की गई वो आप हमेशा टीएसएस में जाएंगे तो देखेंगे कि ये रिले हमेशा बाईपास रहती है। इसे कहते हैं हम लोग पेंटो फ्लैश ओवर रिले, जो कि जिसका यूटिलाइजेशन पहले के टाइम पे किया जाता था जब भी टीएसएस का जो न्यूट्रल सेक्शन है वो आईयूएल टाइप का होता था। किसी भी सीबी या बीएम को ऑपरेट करवाने के लिए या तो हम सीबी से मैनुअली जाके कर सकते हैं या फिर कंट्रोल पैनल से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किसी का भी लोकल सेलेक्टर स्विच रहता है जिसे मैनुअल या रिमोट मोड पे किया जाता है। देन दूसरा जो स्विच है वो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिप या क्लोज का रहता है। तो उन स्विच के थ्रू हम कंट्रोल पैनल से भी किसी सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे फर्दर ये इंडिकेशन देता है कि सीबी ओपन है या क्लोज है। देन अनशिएटर विंडो जो है किसी कोई भी कभी सिग्नल अलार्म आता है तो अनशिएटर पे भी शो होता है, टेली सिग्नलिंग के थ्रू हमें स्काडा पे भी रिफ्लेक्ट करता है। तो उस अलार्म को हम लोग यहाँ से एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करके फर्दर रीसेट कर सकते हैं। ये साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर बैंक का भी पैनल लगाया गया है जो हमेशा कैपेसिटर सीबी का स्टेटस मॉनिटर करता है।
अच्छा, इस पैनल पे आप देखेंगे कि एक एंड पे तो जो रिले है वो आशिदा मेक की रिले लगी है, बट दूसरे वे में जो रिले कनेक्टेड है, 3 रिले, वो थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे एक ही टीआर था, देन थोड़े टाइम बाद लोड इंक्रीज होने की वजह से एक टीआर और यहाँ पे कनेक्ट किया गया ट्रांसफार्मर में, जिसकी जब रिले आई तो वो अदर मेक की रिले थी। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो कि एक ही मेक का रिले ही कम्युनिकेट किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट मेक की रिले भी हम लोग कम्युनिकेट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें एक्सएमएल में थोड़े से उसके लिए चेंजेस करवाने पड़ते हैं, बट कम्युनिकेट सारी तरह की रिले हमारे एक टीएसएस पे हो सकती है। जो हम रिले की अभी बात कर रहे थे, जिसमें थी हमारे पास न्यूमेरिकल, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे फीडर सीवी के लिए, हमारे पास यहाँ पे 2 रिले हैं, जिसका नेम है इंटीग्रेटेड फीडर प्रोटेक्शन रिले, जिसमें डीपीआर, डब्ल्यूपीसी, ओसीआर, पीटीएफएफ, ये सारी टाइप्स के मोड अवेलेबल रहते हैं। देन हमारे पास A20R रिले, जो कि है वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले, एंड जिसके अंदर बैकअप डीपीआर का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। देन हमारे पास डिफरेंशियल रिले है, जो कि जिसके ट्रिप आने से एलवीसीबी एंड एचवीसीबी दोनों ही सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं। फिर है हमारे पास फर्दर न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर ओवर करंट एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन रिले, जो कि एलवी एंड का प्रोटेक्शन करती है, एंड अगर ये नहीं करती, ये किसी रीजन से ट्रिप नहीं हुई, तो फर्दर इसमें ये कमांड देती है एचवीसीबी को लोकल ब्रेकर बैकअप के थ्रू। सेम जैसे एलवीसीबी का रिले है, वैसे ही एक एचवीसीबी की रिले है, न्यूमेरिकल ट्रांसफर ओवर करंट एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल रिले, जो कि एचवीसीबी के लिए प्रोवाइड की गई है। कैपेसिटर बैंक में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 रिले अवेलेबल है। पहली रिले जो है वो कैपेसिटर बैंक का ओवर करंट मॉनिटर करती है, एंड साथ ही करंट अनबैलेंस भी। और जो दूसरी रिले है वो यहाँ पे कैपेसिटर बैंक, ये वहाँ जो पीटी लगा है वो मॉनिटर करता है कि अंडर वोल्टेज है या ओवर वोल्टेज है, लाइक क्योंकि हमारा जो अपने जो ट्रेन है उसके लिए जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है वो 17.5 केवी से लेके स्पेसिफिक मॉनिटर रहना चाहिए, लाइक 17.5 केवी से बिलो जाते ही वो अंडर वोल्टेज कंसीडर होता है, तो उसी चीज को ये यहाँ पे मॉनिटर करती है। फर्दर है हमारी A27R रिले, जैसे हम बोलते हैं डीसी सुपरविजन रिले, जो कंटिन्यू डीसी को मॉनिटर करती है, साथ ही डीसी एंड एसी ये दोनों वोल्टेज को इंडिविजुअल लेवल पे मॉनिटर करती है। साथ ही यहाँ पे पैनल के पास आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी है। जब भी कोई रिले एक्ट होती है, तो वो सिग्नल अपना डायरेक्ट सीवी को नहीं देती है, पहले बीच में एक मास्टर ट्रिप रिले के थ्रू होते हुए ही फर्दर सीवी को जाता है। तो कभी ऐसा भी होगा कि आपकी न्यूमेरिकल रिले तो ऑपरेट हुई, आप देखेंगे कि रिले के अंदर ट्रिपिंग भी हाई है, लेकिन फर्दर आपको पता चलेगा कि आपकी सीवी फिर भी स्टिल ओपन नहीं हुई। तो हो सकता है कि आपका जो एमटीआर है, मास्टर ट्रिप रिले है, उसके कॉन्टेक्ट्स डैमेज हो गए हों, वो रिले वर्क नहीं कर रही। मास्टर ट्रिप रिले की भी इसलिए इंडिविजुअल टेस्टिंग की जाती है। सेम इसी तरह एलवीसीबी के लिए भी एक मास्टर ट्रिप रिले है, और एक इंटर ट्रिपिंग रिले है एचवीसीबी का। इंटर ट्रिपिंग रिले जब भी ऑपरेट होती है, तो वो एचवी और एलवीसीबी दोनों को ही ट्रिप करती है साथ में। एंड देन सबसे लास्ट में हमारे पास रहती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। ट्रांसफॉर्मर के जो 4 ऑक्सिलरी फॉल्ट्स रहते हैं, उस केस में भी हमारी ये रिले वर्क करती है, डब्ल्यूटीआई, ओटीआई, पीआरडी एंड बकूल्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर में ट्रैक्टर सब स्टेशन में लगे सारे इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है करंट ट्रांसफार्मर। बेसिकली एचवी एंड में जो हमारी सिटी कनेक्टेड थी, जिसका रेशो था 400 to 200 ऑब्लिक 5 एम्पियर में, वो हमें कन्वर्ट करके दे रही थी। एलवी एंड में जो हम सिटी कनेक्ट कर रहे थे, उसकी रेटिंग थी हमारे 1500 से 750 एम्पियर, जिसको वो कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके हमें 5 एम्पियर में प्रोवाइड कर रही थी। एक्चुअली ये 5 एम्पियर स्टेप डाउन जो है करंट करंट को इसलिए किया जाता है जिससे ये सूटेबल हो हमारे रिलीज के लिए, मीटिंग सर्किट को रीड करने के लिए। अदरवाइज हाई करंट कुड डैमेज देम, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड हाई करंट से वो डैमेज हो सकते हैं। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सिटी की, वो कभी भी आप ओपन नहीं छोड़िएगा उसे, क्योंकि ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन करने से एक हाई वोल्टेज बिल्डअप होता है उसके क्रॉस, जो कि सिटी बस्ट कर सकता है। तो हमेशा सिटी को रिप्लेसमेंट करते टाइम या सिटी के कनेक्शन ओपन करने से पहले आप पीटीडब्ल्यू लेके ही काम करिए, या फिर सिटी को शॉर्ट करके, प्रॉपर जो प्रोसीजर रहता है सिटी शॉर्ट करके ही उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो आप देखेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में एक सिंगल टर्न रहता है, एंड सेकेंडरी सेकेंडरी वाइंडिंग में आप मल्टीपल टर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमेशा एक सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, और इसका वर्क केवल ये मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन दोनों के लिए ये यूज में की जा रही है। सेकंड है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसका काम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सर्किट के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसे सिंगल फेज लेके पीटी के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने एक इंडिकेटिंग टाइप पीटी दिखाई है, जिसे ड्यू फ्यूज के थ्रू कनेक्ट करके एक सिंगल फेज को पीटी को इनपुट दिया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड में मल्टीपल मल्टीपल टर्न्स रहते हैं, और सेकेंडरी एंड पे यहाँ पे बहुत लो लेस टर्न्स रहते हैं। तो ये हाई हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करके स्टेप डाउन करके प्रोवाइड करता है। जैसे सीटी को हम कभी भी ओपन नहीं कर सकते, वैसे ही हमें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर मतलब पीटी को कभी भी, पीटी के जो सेकेंडरी टर्मिनल्स हैं उन्हें कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको शॉर्ट करने से एक हाई करंट जनरेट होता है, जो कि कॉइल को डैमेज करके शॉक प्रोवाइड कर सकता है। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो सर्किट ब्रेकर में आप देखेंगे कि 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट एंड एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। जब भी कभी फॉल्ट क्रिएट होता है, तो फॉल्ट क्रिएट होने के केस के बाद सीटीपीटी उसे सिग्नल सेंड करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल सेंड करके, जिससे उसके जो दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ देखते हैं आप, मूविंग, ये जो चैम्बर उसके अंदर उसके आपके मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं, वो सेपरेट होके जो हमारा सर्किट बना रहता है फ्लो का,
उसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड फॉल्ट आपका क्लियर होता है। इसी वजह से सर्किट ब्रेकर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर मेनली जो टीएसएस में यूज हो रहे हैं वो हमारे हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एंड एचवी एंड पे जो हमारा सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है वो है SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर। SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर की जो आर्क क्वेंचिंग टेक्निक है वो सबसे बेस्ट होती है, इस वजह से इसे प्रेफर किया जाता है। एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई भी गैस फील्ड नहीं रहती, दिस इज कम्प्लीटली वैक्यूम। इसका मेंटेनेंस भी बहुत बेस्ट रहता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो गैस जो चैम्बर रहता है उसके अंदर ऑयल फिल किया जाता है, और एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर एयर। बट एज ऑफ नाउ हमारे टीएसएस में हम वैक्यूम सीवी को यूज कर रहे हैं एलवी एंड पे, एंड एचवी को यूज कर रहे हैं हम SF6 एंड पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर की। लाइटनिंग अरेस्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 132 केवी एंड पे हमारा लाइटनिंग अरेस्टर 120 केवी के हम लोग एलए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से हम 25 केवी एंड पे जो एलए हमारा रहता है वो 42 केवी का हमारा एलए कनेक्ट किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का वर्क बेसिकली एक तरह से ये एक तरह इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब नॉर्मल पावर फ्लो हो रही है तो उसके थ्रू कोई पावर फ्लो नहीं होगी, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। बट जब भी कभी हाई वोल्टेज का सर्ज आएगा तो जो भी सर्ज है उसमें जो कंपोनेंट्स है उसके थ्रू जो हाई वोल्टेज है वो फ्लो होके ग्राउंड हो जाता है। तो बेसिकली वो हमारे रेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट को हाई सर्जेस वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, और जब ये सर्जेस से पास हो जाते हैं तो ये लाइटिंग अरेस्टर एज ए नॉर्मल स्टेट में वर्क करता है। जब भी कभी एक सर्ज आता है तो जो एलए रहता है उसके आप बॉटम में देखेंगे एक सर्ज काउंटर रहता है जो कंटिन्यू मॉनिटर करता है कि सर्जेस कितने सर्जेस उस पे एलए पे अभी तक आए हैं। लाइटिंग टाइम पे सर्जेस का आना बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर्किट ब्रेकर कंट्रोल फॉर ओपनिंग ऑपरेशन। यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं कि बस बार से कनेक्टेड बस बार में सीटी और पीटी दोनों को कनेक्ट कर रखा है, साथ ही एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर को जो ट्रिप कॉइल है, सीटी और पीटी दो सिग्नल, सीटी के थ्रू करंट सिग्नल, पीटी के थ्रू वोल्टेज सिग्नल, दोनों इनपुट सिग्नल जो है वो रिले को फीड किया जाता है। देन रिले अपने पास से एक सिग्नल जनरेट करती है जो कि सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करके फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट करती है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन रहता है जहाँ आप देख सकते हैं कि सीटी और पीटी के दोनों के सिग्नल जो है रिले को इनपुट मिले हैं। रिले के थ्रू एक ट्रिप 110 जो सिग्नल है वो जनरेट होकर सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करता है। सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सर्किट ब्रेकर ओपन करके फॉल्टी सिस्टम को आइसोलेट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल ट्रैक्शन फीडर प्रोटेक्शन रिले A21R। रिले के ऊपर कई इंडिकेशन एलईडी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्शन जो कि हमेशा ग्लो करेगी, ये सिग्निफाई करती है कि रिले वर्किंग हेल्दी कंडीशन में वर्क कर रही है। देन क्योंकि ये हमारे पास एक के सारे रिले हैं तो इसमें डीपीआर डब्ल्यूपीसी जब भी कोई ट्रिपिंग आती है तो किस मोड की ट्रिपिंग है उसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि डीपीआर है, ओसीआर है, डब्ल्यूपीसी है, या फिर रिले ट्रिप हुई है या क्लोज करना है तो पर्टिकुलर एलईडी जो ग्लो होगी उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस टाइप का और किस तरीके का फॉल्ट हमारे पास मिला है। देन रिले के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो भी एलईडी आएगी उनको रीसेट करने के लिए हमारे पास ये एलईडी रीसेट का बटन दिया जाता है। जो ये आप दो बीच में सिग्नल सिंबल्स देख रहे हैं जिसमें से ये सर्कल ये सिग्नल जो है ये है इसको सर्किट ब्रेकर को ओपन करने का सिग्नल, और ये जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ये सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने का सिंबल। जनरली कंट्रोल पैनल से रिले के थ्रू हम सिग्नल को इनको ऑफ करके रखते हैं क्योंकि इनकेस गलती से कभी मेंटेनेंस करते टाइम अगर ये बटन आपके थ्रू प्रेस हो गए तो फीडर आई मीन पीसीबी अनइंटेंशनली ऑपरेट ओपन होकर ट्रेन ऑपरेशन अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि आपके पास वेक्टोरियल डेल्टा ई प्रोटेक्शन रिले, जिसमें हमने बताया था कि डेल्टा रिले के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, तो डेल्टा रिले एंड देन उसका नेक्स्ट रहता है बैकअप डीपीआर ऑपरेशन। तो सेम इसी मैनर में इसमें भी हेल्दी का इंडिकेशन देने के लिए ये एलईडी अगर ग्रीन ग्लो कर दी तो ये हमेशा ये सिग्निफाई करेगा कि एलईडी हेल्दी कंडीशन में है। कभी नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जैसे कि हमने बात कर रही थी कि न्यूमेरिकल रिले से जो कमांड है वो डायरेक्ट सीबी को नहीं जाती, बीच में पहले वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो रहेगा हमारा उस पर कमांड आएगा, देन वो फर्दर मतलब मास्टर ट्रिप रिले के ऊपर कमांड आएगी, देन वो फर्दर सीबी को सिग्नल इनिशिएट होगा। तो ये जनरली जो होती है इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम रहता है, 10 मिली सेकेंड्स के ऊपर, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं होती है। टाइम के साथ साथ ये डिग्रेड जरूर होती है, तो ये इसकी टेस्टिंग करके इनको हमें एज पर आईडीएसओ जो है कि 10 टू 14 मिली सेकेंड्स में इनको ऑपरेट हो जाना चाहिए। नहीं होती तो आप इसमें इसके इनपुट्स चेंज कर सकते हैं या फिर इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। मेन रीजन जो हम बात करेंगे कि रिले के फॉल्टी होने के रीजन जैसे कि उसे करंट या वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलना। कई बार हो सकता है कि रिले बार बार मतलब सर्किट में लेते ही रिले ट्रिपिंग दे रही है, तो आप चेक करिए कि जो सीटी क्या उसे वाकई सीटी का इनपुट और पीटी का इनपुट उसे मिल रहा है, किस रीजन से वो बार बार सर्किट को ट्रिप कर रही है। या फिर कई बार फेलियर रिले का भी फेलियर रहता है, रिले के इंटरनल कॉन्टेक्ट्स जो है उनका डैमेज होना, या फिर किसी सर्किट ब्रेकर को जो हमारे ट्रिप सर्किट जा रहा है जो ट्रिप सर्किट मॉनिटर करता है वो डैमेज हो जाना, कभी वायर शॉर्ट होना, या फिर कभी कभी आप रिले को मेंटेनेंस के लिए भी आउट में लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ मेन फेलियर्स हैं जो उस केस में आपको बैकअप फीचर को रिले पे डिपेंड करना पड़ता है कि उसके बेसिस पे कोई दूसरी रिले उसके केस में काम करे।
अभी हम देखेंगे यहाँ पे एचवी साइड का प्रोटेक्शन। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एचवी साइड में यहाँ पे मीटरिंग, एचवी साइड में जैसे हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमारे पास इनकमिंग एंड पे मीटरिंग सीटी एंड मीटरिंग पीटी के कनेक्शन रहते हैं। मीटरिंग सीटी पीटी के कनेक्शन वहाँ पे एबीटी मीटर को तो पैनल में जाते ही जाते हैं, साथ में जो उसका सेकेंडरी कोर होता है उसे कंट्रोल पैनल के अंदर टीवी टू के थ्रू होते हुए हम एक एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हैं, जो कि हमने कंट्रोल पैनल के फ्रंट में एक एनर्जी मीटर फ्रंट पे देखा था उसमें, जिसके थ्रू वो एनर्जी रिकॉर्ड करता है। साथ ही जो मीटरिंग पीटी है उसे हम कंट्रोल पैनल के अंदर इंडिकेशन के लिए भी यूज में लेते हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो सर्किट है, मतलब जो 132 केवी है, वो अभी इल्यूमिनेशन एलईडी के थ्रू वो कंटिन्यूस को मॉनिटर करता रहता है। देन हमारे पास सर्किट में नेक्स्ट आता है एचवी सीटी। सीटी जो हम यहाँ बात करते हैं कि एक दोनों फेज जो हम टू फेज सप्लाई ले रहे हैं, तो दोनों ही लेग में इंडिविजुअल दो सीटी इंडिविजुअल कनेक्ट रहेंगी। इन सीटी का कनेक्शन जो है, इन दोनों ही सीटी का इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओवर करंट आरईएफ रिले के अंदर, जिसका फीचर रहता है जिसमें इंस्टेंटेनियस रिले, इंस्टेंटेनियस मोड हो गया, आईडीएमटी मोड हो गया, ओवरलोड के उसमें 3 मोड होते हैं, साथ ही उसमें आरईएफ मोड रहता है। तो ये जो रिले है, ये इसमें इन दोनों ही सीटी के कनेक्शन आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही सीटी का जो सेकेंडरी है उसे शॉर्ट करके एक सर्किट में लिया गया है, और दोनों ही सीटी का जो S1 S2 है उसे आपने चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया है। क्योंकि आरईएफ रिले जो है वो बेसिकली वर्क करती है कि अगर इन दोनों ही सीटी के, एक सीटी का अगर हम इनकमिंग बात करें और एक का आउटगोइंग बात करें, दोनों ही सीटी के बीच में कोई अर्थ लीकेज करंट है या फिर दोनों सीटी के करंट में कोई डिफरेंस है, उस केस में हमारा आरईएफ चुप करता है। तो इस वजह से जो है इसका कनेक्शन इस अकॉर्डिंग किया जाता है, जो कि पहला तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर करंट और आईटीएमटी के लिए यूज में हो रहा है, और सेकंड जो कनेक्शन है वो आरईएफ के लिए यूज में होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन। ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में जैसे कि हमने बात करी थी कि जो बुशिंग सीटी होती है, एचवी साइड में भी हमारे पास दोनों लेग के ऊपर बुशिंग सीटी रहती है, जिसके टर्मिनल 1.1 1.2, एंड जो हमारे पास एलवी एंड का रहता है उस एंड पे भी हमारे पास ट्रांसफार्मर के बोथ द लेग्स में सीटी कनेक्टेड रहती है, बुशिंग सीटी, जिसे हम बोलते हैं एलवी बुशिंग सीटी 2.1 2.2। बुशिंग सिटी एलवी एंड की जो रहती है उसकी रेटिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे 1600/5 एम्पियर रहती है, एंड एचवी साइड में हमारी बुशिंग सिटी की रेटिंग 330/5 रहती है। दोनों ही बुशिंग सीट ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग सिटी है उनका कनेक्शन करके डिफरेंशियल रिले को प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंशियल रिले में बेसिकली 4 इनपुट्स रहते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने जो एक लेग की सीटी है, इनसे अगर हम बात करें 1.2 और 2.2, उन दोनों को ही शॉर्ट करके ग्राउंड कर रखा है। लेकिन जो दोनों एच और एल वी एंड पे जो बुशिंग सीटी है 1.1 1.2, उनके कनेक्शन ले जाके हमने रिले को फीड कर रखा है। तो जो डिफरेंशियल रिले है उसका ऑपरेट होने का तरीका ये है कि अगर इनकमिंग करंट इन दोनों ही सीटी का जो करंट डिफरेंस है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर यहाँ पे करंट डिफरेंस हमें ऑब्जर्व होता है, तो वो उसे सर्किट ब्रेकर को इंटर ट्रिप के थ्रू एलवी और एचवी दोनों को ही ट्रिप कर जाती है। देन आता है हमारा एलवी एंड का प्रोटेक्शन। एलवी एंड के प्रोटेक्शन में हमारे पास आता है, हमारे पास ये जो अपना एलवी सीवी होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एलवी सीटी को यूज में करते हैं। सेम ये भी एचवी सीटी की तरह ही है, इसमें बस इंस्टेंटेनियस के अलावा और तीनों मोड अवेलेबल है। आईडीएमटी मोड है इसमें, जो कि 1.8 टाइम्स जो रेटेड करंट एलवी एंड का उस पर ऑपरेट करता है। अब हम आते हैं हमारे एलवी साइड के प्रोटेक्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं एलवी एंड के प्रोटेक्शन में हमारे पास एलवी सीवी अवेलेबल है। एलवी सर्किट ब्रेकर के लिए हमारे पास सेम एचवी एंड की तरह यहाँ पे दो सीटी हैं जो दोनों ही फेज में कनेक्टेड है। एक फेज को आगे जाके हम लोग बड़े रेल के थ्रू अर्थ कर देते हैं, और दूसरा सीटी जो है वो दूसरे लेग में कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे भी दोनों सीटी के एस टू टर्मिनल्स को ग्राउंड करके एक टर्मिनल के थ्रू लेके अंदर टीवी में फीड किया जाता है, और दोनों सीटी के S1 S2 को हम लोग यहाँ से कनेक्शन उठा के टीवी टू के थ्रू देके एक टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक रहता है जहाँ से आप रिले की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके थ्रू होते हुए अंदर रिले को प्रोवाइड करते हैं। रिले हमारा यहाँ पे रहेगा ओवर करंट रिले, जिसमें ओवर करंट मोड है, आईडीएमटी मोड है, एंड एलवी एंड पे 3 स्टेजेस में आप इसे ओवरलोड कर सकते हैं। उसका ओवरलोड 1 2 3 सेटिंग रहती है, और रेस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट रिले रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के थ्रू एक एमीटर भी कनेक्ट है, जो कंटिन्यू टू ऑलवेज ये जो एलवीसीटी के थ्रू जो यहाँ पे करंट फ्लो होता है उसे मॉनिटर करता रहता है। एलवीसीटी का करंट साथ ही साथ में यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर जो है उसे भी फीडअप किया जाता है, जिसके अंदर एक तो फीडर पीटी और साथ ही साथ एलवीसीटी दोनों का कनेक्शन यहाँ पे करके जो कंट्रोल पैनल के फ्रंट में जो पावर फैक्टर मीटर देख रहे थे उसको ये कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीडर प्रोटेक्शन। फीडर प्रोटेक्शन में जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एक सीटी है, क्योंकि जो दूसरा फेज जो रहता है ट्रांसफार्मर से आउटपुट, वो जो फेज है वो तो ऑलरेडी हमारा ग्राउंड हो चुका होता है, और एक ही सीटी है जो हमारी एक फेज में कनेक्टेड रहती है। उस सीटी के कनेक्शन हम टीवी टू के थ्रू होते हुए पहले वो कनेक्शन फीडर A21R रिले में जाते हैं, जिसमें WPC DPR OCR की सेटिंग्स रहती है। देन सेम सीटी के कनेक्शन को हम लोग फर्दर आगे कनेक्टिंग सीरीज में कनेक्ट करते हुए डेल्टा आई जो रिले हमारा A22 जो कि एज एन बैकअप काम करता है आपका A21R रिले का, उसमें वो कनेक्शन किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के थ्रू एमीटर को भी ये कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कंटिन्यू फीडर एमीटर को फीडर के थ्रू जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसे कंटिन्यू वो मॉनिटर करता रहता है।
साथ ही ये जो यहाँ पे फीडर पीटी लगा है जिसको हम प्रोटेक्शन पीटी कहते हैं, उसका इनपुट भी हम एमसीबी के थ्रू यहाँ पे फीडर फीडर रिले और वेक्टोरियल डेल्टा आई को देते हैं। तो जो दोनों रिले हैं 21 एंड 22, इन दोनों को भी करंट सिग्नल एंड वोल्टेज सिग्नल दोनों मिलते हैं। सेम इस तरह वोल्टेज डेल्टा रिले को भी करंट सिग्नल एंड वोल्टेज सिग्नल दोनों ही इनपुट किए जाते हैं। अगर हम बात करें ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को ओवरलोड करने की, तो हमें पता है कि जनरली हम जो ट्रांसफार्मर का एमवीए जो यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल केस में, वो 21.6 एमवीए का हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो कि ऑन लोड ऑल नेचुरल एयर नेचुरल ओएनईएफ पे काम करता है। और अगर आपको इसे ONAF एयरफोर्स मोड में जाना है तो वो 30.24 MB आप यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम लोग इसे 21.6 MB मोड में यूज़ करते हैं। एज पर RDSO ट्रांसफार्मर को ओवरलोड करने के लिए हमें 3 सेटिंग प्रोवाइड की गई है। जो रेटेड करंट रहता है अगर 21.6 पे ही यूज़ करें तो LV एंड में 800 एम्पियर और HV एंड पे ये हमारा 163.63 एम्पियर, जिसे हम कंटिन्यूस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग कैपेसिटी को 1 की जगह 1.5 टाइम्स लेके जाना है तो वो आप 15 मिनट तक ही लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। एंड इसी तरह अगर हमें उसे रेटेड कैपेसिटी का 2 टाइम्स यूज़ करना है तो आप उसे 5 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास 2 रिले हैं, एच वी एंड में और एल वी एंड में, 824 एच वी एंड एल वी। उसमें 3 स्टेजेस में ओवरलोड की सेटिंग की जाती है, जिसे इसी अकॉर्डिंग इसी टाइम सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, जो कि हम आगे पूरे डेप्थ में देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग में सेटिंग होता है। हमने देखा था कि फीमेल टीएसएस के अंदर हमारे पास 2 वे थी, 2 वे में इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांसफॉर्मर थे। कभी भी अगर ऐसा केस होता है कि लोड इंक्रीज है, पीक लोड बाहर से हमारे पास, तो लोड शेयरिंग करने के लिए 2 ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है। उस केस में सबसे पहले एक कुछ कंडीशन है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि उसके जो ट्रांसफॉर्मर है उसके हमारे टर्न रेशियो और वोल्टेज रेटिंग्स इक्वल हो, सेम हो। साथ ही जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो हमारे हर टैप पे सिमिलर हो। ऐसा ना हो कि दोनों की इवन दोनों की पोलरिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर आपने गलती से अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट कर दी तो जो कि है अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट करने से ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकता है ट्रांसफार्मर के अंदर। देन सेम फेज एंगल शिफ्ट और सेम फेज रोटेशन जो है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए ऑपरेशन के लिए रहता है। लेकिन ये जो 4 कंडीशन है ये हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए अवेलेबल रहती है। इस टाइम जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं वो अपना 21.6 MVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसके 6 स्टेप हमारे पास कंडीशन रहती है। इसमें बोला जाता है कि आप जो एलवी साइड वोल्टेज है वो हमेशा सिमिलर रहता है, दैट इज 27 केवी। बट जो इनकमिंग वोल्टेज है उसको वेरी होने के लिए हमारे पास स्कोप रहता है, मतलब कि वो आपके जो इनकमिंग वोल्टेज है वो आपके +10% से लेके -15% तक आपका वेरी हो सकता है, जिसमें जिसका जो वोल्टेज रेशियो है एचवी साइड पे कभी जो इनकमिंग आपकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, जैसे वो लोएस्ट टू बेस्ट आपके 122.2 केवी तक जा सकती है, हाईएस्ट केस में आपके 145 केवी तक। तो जैसे ही ये वोल्टेज इनकमिंग का वेरी होता है उसी अकॉर्डिंग जो टीपीसी है वो उसका टैप सेट करके, मान लीजिए अगर आपका ट्रांसफार्मर इनकमिंग आपके 118 ही केवी आ रहा है तो टीपीसी ट्रांसफार्मर के टैप को टैप नंबर 5 पे ऑपरेट करेगा। तो जिससे क्या होता है कि जो उसे एलवी साइड पे वोल्टेज है वो 27 केवी मिलने लगता है। फिर हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की। से पावर ट्रांसफार्मर जो है रेलवे के अंदर आप देखेंगे 21 MVA या फिर 30.24 MVA वाला अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन है एचवी एंड एलवी एंड पे दोनों ही एंड पे उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले प्रोटेक्शन उसका रहेगा ओवर करंट प्रोटेक्शन, जो कि बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में है। देन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जो कि पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन इंटरनल फॉल्ट को रीड करेगा। देन हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ये भी एचवी एंड एलवी बोथ एंड्स में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक तरीके से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बैकअप प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफार्मर अर्थ फॉल्ट रिलीज। देन हमारे पास बकहोल्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, और उसके अलावा WTI, OTI, PRD, ये कुछ एक्स्ट्रा पावर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन डिवाइस है। IDMT रिले, जिसे हम बात कर रहे थे इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम डिले रिले। एक हमने जैसे कि बात करी इससे पहले हम एक स्लाइड में देख रहे थे कि एक ओवर करंट रिले होती है जिसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि अगर फॉल्ट करंट आपके पिकअप करंट से ग्रेटर है तो ये करंट ट्रिप सर्किट ब्रेकर को ट्रिप की कमांड एग्जीक्यूट करता है। डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल केस में हम देख सकते हैं डिफरेंशियल क्या करता है, जो भी इक्विपमेंट है उसके बोथ हैंड्स पे अगर सीटी कनेक्टेड है और उन दोनों की सीटी का जो डिफरेंस है, सीटी का करंट डिफरेंस है, तो इसका मतलब इंटरनल जो करंट इनपुट हुआ है और जो करंट आउटपुट हो रहा है उन दोनों के करंट के बीच में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंशियल ट्रिपिंग के थ्रू दोनों ही सीबी को ओपन करके जो इक्विपमेंट है उसे आइसोलेट कर देता है। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट देखिए तो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जोन में ही जो ट्रिपिंग आई है अर्थ फॉल्ट या लीकेज अर्थ करंट है उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन इंस्टेंटेनियस ओवर करंट, एज सुन एज आपकी पिकअप वैल्यू जो है वो आपके फॉल्ट करंट जो है वो पिकअप वैल्यू को रीच करता है, उस केस में आपका इंस्टेंटेनियस ओवर करंट काम करता है। इस रिले के मोड में कोई टाइम डिले नहीं होता है, देयर इज नो टाइम डिले इन दिस रिले। बट जब हम बात करते हैं अपने आईडीएमटी टाइप रिले की, आईडीएमटी रिले टाइप को यूज इसलिए किया गया कि कभी ऐसा रहता है कि आपके नियर बाय सोर्स जो फॉल्ट होती है उनकी जो फॉल्ट करंट रहता है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट रहता है, और जो सोर्स से थोड़ा सा दूर रहेंगे वो आपको देखेंगे कि उनका जो फॉल्ट करंट है वो इतना सिवियर फॉल्ट नहीं रहता है। तो
ये रिले इसलिए डेवलप किया गया है कि इन केस अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर फॉल्ट हो तो उस केस में जो टाइम डिले हो वो रिले के थ्रू बहुत कम टाइम में रिले मतलब फास्ट रिले उसका एक्शन हो, और अगर सीवियर फॉल्ट नहीं है तो उस केस में वो एक मिनिमम टाइम डिले लेके रिले को सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकता है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जितनी ट्रिपिंग फास्टर रहेगा, जितना क्लोजर आपका ट्रिपिंग है उतना फास्टर आपका ट्रिपिंग ऑपरेशन रहेगा, और जितना थोड़ा दूर जाएगा तो देन आपका जो ट्रिपिंग ऑपरेशन है देन वो डिले होता जाएगा। इस केस में आप यहाँ पे टीएमएस जो है रिले के अंदर फीड करते हैं और टीएमएस मैक्सिमम 1 होता है। नियर बाय अगर आप 0.1 0.2 टीएमएस फीड करेंगे इसका मतलब आपका जो ट्रिपिंग डिले जो आप दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, और अगर आप टीएमएस की सेटिंग आप हायर एंड पे रखेंगे इसका मतलब आपने डिले जो है रिले को ट्रिप करने के लिए वो डिले ज़्यादा दिया है। तो ये एक तरह से रिले इन विच टाइम डिले वेरीज इनवर्सली विद द कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी अप टू अ सर्टेन वैल्यू आफ्टर विच द टाइम डिले बिकम सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट। एक टाइम डिले के नेक्स्ट हम बात करते हैं बकोल्स रिले से। बकोल्स रिले जो है वो गैस एक्चुएटेड मैकेनिकल रिले है, जो कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जैसे कि अगर आपके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का इंसुलेशन फेलियर है, या फिर कोर जो है ट्रांसफार्मर का उसमें कुछ ब्रेकडाउन है, या फिर कोर का बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, उस केस में जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो डिकम्पोज होता है वेरियस डिफरेंट गैसेस में, और इन्हीं गैसेस का जब एक्यूमुलेशन होता है बकोल्स रिले के अंदर तो यहाँ पे 2 मर्क्यूरी स्विच प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो बकोल्स रिले है उसे कनेक्ट कर रखा है कंजर्वेटर से लेकर ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में, यहाँ पे हमने इस बकोल्स रिले को कनेक्ट कर रखा है। और बकोल्स रिले जो है वो यहाँ पे एक डोम वेसल टाइप है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हमने मर्क्यूरी स्विच कनेक्ट कर रखे हैं। जो अपर मर्क्यूरी स्विच है ये काम करता है जब 2 तरीके से हम इसका ऑपरेशन देख सकते हैं, एक तो अलार्म के केस में और एक ट्रिप के केस में। अलार्म के केस में जो अपर मर्क्यूरी स्विच है वो यूज़ किया जाता है। मान लीजिए जो गैस का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं है, थोड़ा स्लो है, तो उस केस में सबसे पहले आपका अलार्म सर्किट ब्लो होगा। जब गैस गैस यहाँ पे एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, ये फ्लोट जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगा और मर्क्यूरी स्विच का जो फ्लैप है ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, तो इसको से अलार्म सर्किट आपका ग्लो होकर बकुल्स अलार्म सर्किट का यहाँ पे हमें टेली सिग्नल के थ्रू स्काडा पे भी रिवर्ट बैक करेगा। तो ये तो बकुल्स का अलार्म हो गया। लेकिन अगर किसी केस से जो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है, उस केस में क्या होगा कि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर का और नीचे जाएगा, तो उस केस में जो आपका ये नीचे वाला मर्क्यूरी स्विच है, ये भी मर्क्यूरी स्विच है, यहाँ पे भी ये जो ट्रिप सर्किट है, जैसे यहाँ पे गैस बढ़ेगी ऑयल नीचे जाएगा, तो ये मर्क्यूरी स्विच भी क्लोज होकर ट्रिप सर्किट जनरेट करेगा, जिसके थ्रू आपका एलवीसीबी एंड एचवीसीबी दोनों ही सर्किट क्लोज होकर जो ट्रांसफार्मर है उसे आइसोलेट करेंगे। ट्रांसफार्मर में जो इनबिल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए वो हमने देखा, जैसे कि अभी बकोल्स रिले हमने देखा। बकोल्स रिले 2 कंडीशन में हमारे पकड़ी थी, अलार्म के केस में, ट्रिपिंग के केस में। देन भी हमारे पास देन होता है हमारे पास ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस। उसके बाद है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। यदि वो अलार्म उसका टेम्परेचर 85 डिग्री है तो अलार्म जनरेट करता है, 90 डिग्री अब पे वो ट्रिपिंग प्रोवाइड करके एचवी एंड एलवीसीबी दोनों को भी ट्रिप करके ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करेगा। सिमिलर मैनर में वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है ट्रांसफार्मर के लिए, जिसमें वो दोनों ही वाइंडिंग एचवी एंड एलवी वाइंडिंग दोनों का ही टेम्परेचर इंडिकेट करता है। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है तो वो अलार्म जनरेट करेगा, एंड 105 के केस में वो ट्रिप जनरेट करके एचवी एंड एलवी सर्किट ब्रेकर को ओपन करेगा एंड ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देगा। देन हमारे पास लो ऑयल लेवल अलार्म। अगर ट्रांसफार्मर का जो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल लेवल इंडिकेटर है वो जो कंजर्वेटर था उसके ऊपर एक ऑयल लेवल इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये वहीं से ये ऑयल लेवल का अलार्म जनरेट करता है। ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर विद OLTC 21.6 MVA इफ चेंजिंग टाइम ऑन लोड। अगर हम बात करें कि जो हमारे ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किए गए हैं वो है ऑफ लोड सर्किट, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है, यानी कि अगर आपको उनका टैप चेंज करना है तो वो ऑफ सर्किट ही होंगे। आपको LVHV दोनों ओपन करके देन ही आप उसका टैप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। बाय बाय चांस या किसी किसी रीजन से कभी कोई ऐसा करता है कि लोड केस में ही उसका टैप चेंज करने का ट्राई करता है, तो ये HIS रिले के थ्रू या फिर हैंडल इंसर्शन स्विच रिले के थ्रू ये दोनों ही CP को ट्रिप करके उसे आइसोलेट कर देगा। सिलिका जेल ब्रीथर जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज में आती है। देन आर्किंग हॉर्न गैप जो है हमारे ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड किए गए टू प्रोटेक्ट द इंसुलेटर। जो आपने बुशिंग सीटी रहती है वहाँ पे जो आर्किंग हॉर्न है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो जब भी कभी हाई सर्ज के केस में जो आपका इंसुलेटर है बुशिंग सीटी है उसके इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं सर्ज को, हाई सर्ज को अंडरग्राउंड में। देन है हमारे पास डिफरेंशियल रिले, जैसा कि हमने देखा इनपुट आउटपुट करंट इक्वल होना चाहिए। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, जिसके लिए एक अलग से एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया जिसे हम बोलते हैं NFPIS सिस्टम। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास ये है, ये देख सकते हैं, ये है अपने पास प्रेशर रिलीफ डिवाइस, जो कि इस तरीके का ट्रांसफार्मर पे ट्रांसफर के इनबिल्ट प्रोटेक्शन में काउंट किया जाता है। देन है मैग्नेटिक ऑयल लेवल इंडिकेटर ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि ऑयल लेवल बताता है, जो कि ये कंजर्वेटर जो था हमारे ट्रांसफार्मर पे उसके ऊपर ये आपको ऑयल लेवल इंडिकेटर दिखाएगा। ये फुल 3/4 1/4 या फुल लेवल इस तरीके से ट्रांसफार्मर के ऑयल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है इंटर ट्रिपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इंटर ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर से मतलब है कुछ रिलेज आपकी ऐसी हैं जिस केस में अगर मान लीजिए जैसे अर्थ फॉल्ट रिले है, चाहे वो एलवी साइड में REF आया है चाहे वो HV साइड में आया, उस केस में दोनों ही CB जो है HVCB एंड LVCB दोनों को ही वो ट्रिप करेगा। सिमिलर मैनर में अगर आपको इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले आया है HV साइड का या फिर IDMT रिले आया है HV साइड का, उस केस में भी ये HV के साथ साथ LVCB को भी ट्रिप करेगा, जिससे जो आपका इक्विपमेंट है वो एक एंड से चार्ज ना एनर्जाइज ना रहे, जबकि वो पूरा ही इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए आइसोलेट किया जाए। डिफरेंशियल रिले में भी सेम है, HV LV दोनों ही ऑपरेट होंगे एंड
सेम ऐसे ही बकोस, डब्ल्यूटीआई, ओटीआई एंड पीआरडी चारों के ही केस में एलवी एंड एचवी ट्रांसफॉर्मर, एलवी एंड एचवी वाइंडिंग जो है दोनों ही सीबी ट्रिप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास रिले में A23R रिले जो है वो कनेक्ट की गई है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल इक्विपमेंट के, जैसे हमने देखा था अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि मान लीजिए जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के बुशिंग सीटी एचवी एंड की बुशिंग सीटी और ये आपके एलवी एंड की बुशिंग सीटी है। बुशिंग सीटी की अगर हम दो टर्मिनल की बात करें जैसे ये 2.1 2.2 और एलवी बुशिंग सीटी 1.1 1.2, तो दोनों लेग के जो बुशिंग सीटी है उनको तो शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया है और बाकी जो दूसरे लेग की सीटी है एक एचवी बुशिंग और एक एलवी बुशिंग सीटी को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि अगर ट्रांसफॉर्मर का कोई इंटरनल फॉल्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका इंटरनल फॉल्ट क्रिएट होता है जो एंट्रिंग करंट होगा, अगर 100 एम्पियर है तो आउटपुट जो करंट होगा वो 100 नहीं होगा, उल्टा वो कुछ हाई रैंक का करंट होगा जिसके जैसे आपका जो रिले होगा वो ट्रिप करके एचवीसीबी एंड एलवीसीबी दोनों को ही ओपन करके सर्किट को ट्रिप करवाएगा। तो इसमें दो क्वांटिटी होती है हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के लिए। एक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग क्वांटिटी, जो कि ऑपरेटिंग क्वांटिटी क्या है, डिफरेंस ऑपरेटिंग क्वांटिटी कहें इसे या पिकअप क्वांटिटी कहें, ये सेट किया जाता है स्पेसिस पे कि जो एचवी एंड का करंट है और एलवी एंड का करंट है उसका डिफरेंस अगर आपकी पिकअप क्वांटिटी से ग्रेटर है तो उस केस में आपका डिफरेंशियल रिले एक्ट करेगा। देन आता है हमारे पास रीस्ट्रेनिंग क्वांटिटी। अगर रीस्ट्रेनिंग क्वांटिटी किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एचवी और एलवी का बोथ करंट का कॉम्बिनेशन एडिशन डिवाइडेड बाई 2। जब भी कभी आपका ऐसा रहेगा कि ऑपरेटिंग करंट ग्रेटर देन रहेगा रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा रहेगा, उसी केस में आपका रिले जो है वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगा। अगर हम जैसे कि बात करें रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिले के कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम बात करें यहाँ पे IS1 की, IS1 क्या है बेसिकली वो पिकअप करंट या फिर डिफरेंशियल करंट की सेटिंग है कि जिससे ज्यादा जब आपका डिफरेंशियल करंट बनेगा उसी केस में रिले ट्रिप करेगा। ऑल्सो जो यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किए गए हैं K1 एंड K2, K1 एंड K2 स्लोप, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें डिफरेंशियल रिले की जो कि परसेंटेज वाइज डिफरेंशियल रिले है, उस केस में क्या किया जाता है कि परसेंटेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक स्लोप प्रोवाइड किया जाता है K1 एंड K2, क्योंकि यहाँ पे दो से तीन हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं डिफरेंशियल रिले के, जैसे कि ट्रांसफार्मर के बोथ एंड्स पे जो सीटी है वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो की है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी एचवी सीटी का, तो जो अपनी एचवी बुशिंग सीटी वो 330/5 एम्पियर की है एंड एलवी बुशिंग सीटी हमारे 1600/5 एम्पियर की। तो क्योंकि सीटी के रेशियो मिसमैच होते हैं तो उसको उसको एनकाउंटर करने के लिए देन ट्रांसफार्मर के टैप चेंजिंग जो है उसको उसको काउंट करते हुए और साथ में कि सीटी का सेचुरेशन लेवल, क्योंकि तीनों का ही अगर हम 10% लें या किसी का 10% 5% का केस लेके चलें तो उस केस में हमें इतना लेवरेज देना पड़ता है रिले को एक्ट होने से। इसलिए जो जनरली जो ऑपरेटिंग करंट जो होता है ट्रांसफार्मर का वो 40% की सेटिंग पे सेट किया जाता है। और हम बात करें यहाँ पे अगर रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल की, तो ये हम देखेंगे कि ये जो रीजन है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग रीजन जो रहेगा वो जब भी कभी इस रीजन में आपके फॉल्ट लाई करेगी तो इस केस में आपका जो है रिले ट्रिप करेगा। बट अगर किसी भी केस से आपका जो फॉल्ट है वो इस रीजन में लाई करते हैं, इस रीजन में फॉल्ट ट्रिप नहीं करेगा। यहाँ पे जो IS1 है वो आपका पिकअप करंट है डिफरेंशियल रिले का, देन K1 आपका फर्स्ट स्लोप है एंड K2 आपका सेकंड स्लोप है। जो हम बात कर रहे थे अभी हमने देखा कि सीटी के मिसमैच रेशो की या फिर मैग्नेटिक इनरश करंट की, तो अगर ये इस रीजन में आपको मैग्नेटिक इनरश करंट लाई करता है देन यहाँ पे सीटी के मिसमैच रेशो एंड यहाँ पे सीटी का सैचुरेशन, तो इन तीनों ही फैक्टर को काउंट करते हुए जो स्लोप है ये डिसाइड किए जाते हैं किसी भी रिले के अंदर। तो जो यहाँ पे आपका आई डिफरेंस करंट जो रहता है वो के टाइम्स रहता है आपके रीस्ट्रेनिंग करंट के। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशियल करंट है तो यहाँ पे ये रीस्ट्रेनिंग करंट है और स्लोप टाइम्स ऑफ रीस्ट्रेनिंग करंट का फैक्टर रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा आपका जो दो टॉर्क की हमने बात करी, ऑपरेटिंग टॉर्क एंड रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। नॉर्मल कंडीशन में जो ऑपरेटिंग टॉर्क रहेगा वो लेस देन रहेगा रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से, और जब भी कभी हाई फॉल्ट कैरी होगा तो रीस्ट्रेनिंग जो ऑपरेटिंग टॉर्क है उस केस में वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से हायर एंड पे जाके ट्रिप को ड्रॉप करवाएगा। इस केस में जो बायस सेटिंग रहेगी परसेंटेज की वो इस अकॉर्डिंग रहती है कि जो डिफरेंशियल करंट है हमारा डिफरेंशियल टॉर्क डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, जो कि I1 + I2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हमारी बायस सेटिंग जो है परसेंटेज की वो कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे हम देखें कि ट्रांसफार्मर के दो कंडीशंस देख सकते हैं। एक कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट नहीं है, जितना करंट यहाँ से इनपुट गया उतना ही करंट यहाँ से आउटपुट हुआ है, तो उस केस में इंटरनल करंट जो है वो इनपुट करंट आउटपुट करंट की क्योंकि सिमिलर था, तो उस केस में आप देखेंगे आप यहाँ से जो आपका रिले के अंदर करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और ये इस तरीके से होते हुए इस तरीके से ये फ्लो होता है, यहाँ से ये डायरेक्शन इसकी इस तरीके से कंसीडर की जाती है। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ यहाँ से जो रिले कॉइल है उसके थ्रू I1 - I2 जीरो करंट है, यहाँ पे कोई डिफरेंस करंट नहीं है, तो इस केस में डिफरेंशियल करंट ऑपरेट नहीं हो। बट जब हम बात करते हैं एक फॉल्ट करंट की, तो फॉल्ट के केस में क्या होता है, एचवी एंड से तो इधर डायरेक्शन करंट इनपुट हो रहा है, साथ ही साथ फॉल्ट के केस में इधर भी डायरेक्शन जो होगी करंट की वो रिवर्स हो जाएगी, और इस केस में जो I1 - I2 है वो जीरो नहीं रहेगा, वो एक लिमिट से ज्यादा रहेगा यदि वो आपके जो ऑपरेटिंग टॉर्क आपने सेट किया है उससे ज्यादा है, और उस केस में जो आपका फॉल्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में डिफरेंशियल रिले एक्ट करेगी।
देन हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि पुशिंग सीटी जो है वो एचवीएन की और एलवीएन की दोनों ही जो उसके रेशियोज हैं वो वेरी कर रहे हैं। तो उन दोनों रेशियो को पहले इक्विवेलेंट बनाने के लिए एक फैक्टर यूज किया जाता है जिसे कहते हैं हम आईसीटी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिससे कि रिले का माल फंक्शनिंग नहीं हो और वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ही वर्क करे। तो जैसे एलवी पुशिंग सीटी की बात करें तो 5 × 1600/5 डिवाइड बाई 800 जो हमारा रेटेड करंट है ट्रांसफॉर्मर का एलवी एंड पे, और एचपी पुशिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए 5 × 330/5 जो कि एचपी पुशिंग सीटी का रेशियो डिवाइडेड बाई रेटेड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन एचवी। यहाँ से जो ऑपरेटिंग करंट लेके चलते हैं इसकी सेटिंग हम 40% सेट करते हैं, जिसकी हमने बात करी थी। तीन फैक्टर हम लोग काउंट करके लेके चल रहे थे, टैप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो, मिसमैच ऑफ सीटी रेशियो एंड सीटी का सैचुरेशन लेवल। तो इसलिए जो है वो पिकअप करंट जो है वो एक सेटिंग से अभी सेट किया जाता है जिससे 40%। और अगर इस केस में भी अगर आपके कोई फॉल्स ऑपरेशन हो रहे हैं तो आप इसको हायर एंड पे ले सकते हैं। बात करेंगे हमारी बाइजिंग एंड ऑपरेटिंग करंट की कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ जो हमने देखा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो 6 स्टेप पोजीशन पे वर्क करता है, जिसमें जो लोएस्ट स्टेप पोजीशन रहती है उसकी वो 15% पे रहती है। तो रेटेड करंट अगर हमारा नॉर्मल टैप पोजीशन पे 164.6 एम्पियर है, तो 15% लोअर टैप पोजीशन पे हमारा रेटेड करंट 192.5 एम्पियर काउंट होता है। 192.5 एम्पियर को अगर हम एचवी साइड में रीड करते हैं सीटी रेशियो से डिवाइड करके, तो वो 5.89 है। एंड क्योंकि रिले जो है वो आपका रीड कर रही है 5 एम्पियर, तो स्पिल ओवर करंट जो इस केस में आता है, स्पिल ओवर करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं, उस केस में ये 0.89 एम्पियर कंसीडर होता है। और इसी को जब हम परसेंटेज बाइज्ड की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो ये 16.18% कैलकुलेट होता है। थोड़ा बहुत इसमें सीटी का एरर काउंट करते हैं, 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वजह से इसकी जो परसेंटेज बाय सेटिंग है वो 20%, या फिर ये कहें कि जो ऑपरेटिंग पिकअप करंट है वो 40% एंड K1 जो वैल्यू हम इसमें कंसिडर करते हैं वो 20% कैलकुलेट की जाती है। ये कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग है ट्रांसफॉर्मर की, जिसमें हमने देखा कि जो एच वी सी डी का आई सी टी है वो 2.02 है, एल वी का जो आई सी टी है वो 2, पिकअप करंट हमने यहाँ पे 40% लिया है, बाइजिंग करंट 20%। सेम इसी तरीके से जो आई एस टू लिया है हमने वो लिया है 200%, और K2 जो है वो 80% है। K1 K2 और बेसिकली और स्लोप हमने जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक है दो स्लोप में हमने डिवाइड कर रखा है। देन HS1 एंड HS2 हार्मोनिक रीस्टेटिंग जो काउंट करके चलते हैं उस तरीके से ये 800 ये एज पर रिले मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस भी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। आरएफ रिले जो है वो ट्रांसफॉर्मर के एचवी एंड एलवी एंड दोनों में ही प्रोवाइड किया गया है अलग से, और ये एज एन बैकअप काम करता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल अर्थ फॉल्ट के लिए ऑपरेट होगा, और साथ ही अर्थ फॉल्ट जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। ये एक हाई स्पीड प्रोटेक्शन रिले है जिसका जो ऑपरेटिंग टाइम मिनिमम 30 to 35 मिली सेकेंड्स के विद इन ही रहता है, और ये ट्रांसफॉर्मर के जो दोनों सीटी जो हमने दोनों ब्लैक की बात करी उसके डिफरेंस को मेजर करता है। देन ये क्योंकि एज एन बैकअप काम कर रहा है तो यहाँ पे पहले कभी ऐसा कोई फॉल्ट है ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट, तो उसके इसमें पहले तुम्हारा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा, देन जाके आपका आरईएफ रिले ऑपरेट होगा। तो इस अकॉर्डिंग इनकी टाइम सेटिंग के अंदर वेरिएशन किया जाता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के बोथ दी लेग्स है, दोनों लेग्स में जो हमने सीटी कनेक्ट कर रखा है, सीटी एक फेज में और सीटी न्यूट्रल सीटी, अगर हम इसे न्यूट्रल सीटी भी कंसिडर कर सकते हैं, तो दोनों ही सीटी के कनेक्शन इस अकॉर्डिंग किए गए हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल रहेगा, एंड कोई भी करंट जो है फॉल्ट नहीं है तो कोई लीकेज करंट नहीं है, इस केस में जो डिफरेंस करंट है यहाँ पे वो जीरो रहेगा। एंड नॉर्मल कंडीशन में जो है फेज करंट सेम रहेगा आपके दूसरे लेग के थ्रू, तो रिले का ये जो करंट रिले रीड करिए वो जीरो, इस केस में रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी रीजन से आपके मान लीजिए ये जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन जोन है, प्रोटेक्शन जोन यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मर से लेके जहाँ तक हमारा सीटी कनेक्टेड है वहाँ तक का जो एरिया है उसे रेस्ट्रिक्टेड जोन कंसीडर किया जाता है। उस जोन के बीच में अगर किसी भी रीजन से कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट के केस में करंट यहाँ फ्लो होगा, तो क्या होगा, I2 करंट आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में फॉल्ट करंट जब यहाँ फ्लो होगा तो I2 इक्वल I1 के नहीं रहेगा, और उस केस में जो रिले है, रिले यहाँ पे आपका फॉल्ट करंट रीड करेगा। फॉल्ट करंट के केस में देन आरईएफ रिले में फॉल्ट करंट जो है वो सेंस करके उसे सीबी को ट्रिप की कमांड सेंस करेगा। आरईएफ के केस में हमने देखा था कि इंटर ट्रिपिंग रिले को कमांड गिर देके एचवीसीबी एंड एलवीसीबी दोनों ही सर्किट ब्रेकर को साइमल्टेनियसली ओपन करती है, फिर चाहे वो एलवी एंड का आरईएफ हो या फिर वो एचवी एंड का आरईएफ हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एचवी प्रोटेक्शन से। एचवी प्रोटेक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर ग्रिड सप्लाई हमारे 220 केवी की है तो उसके लिए 198 केवी का एलए, देन 132 केवी के केस में 120 केवी का एलए कनेक्ट किया जाता है सिस्टम में। देन उसके बाद इसमें आईडीएमटी ओसीआर का मोड प्रोवाइड किया गया है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले प्रोवाइड की गई है, ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है ट्रांसफार्मर का 3 जोन के अंदर OL1, देन उसके साथ साथ में पोस्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। जैसे कि आप देखेंगे कि ये दोनों लेग हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, और दोनों लेग के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल पेज में एक एक सीटी को कनेक्ट किया गया है। सीटी का कनेक्शन इस अकॉर्डिंग किया गया है कि जो एक सीटी है उसे हमने आईडीएमटी इंस्टेंटेनियस के लिए यूज किया गया है, और दोनों सीटी के डिफरेंस को हम यूज करें रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के केस में। यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग रजिस्टर कनेक्टेड है,
जो कि इसे रेस्ट्रिक्टेड फॉल्ट रिले में यूज़ होता है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने जैसे पहले बताया था कि एचवी एंड में हमारे पास सबसे पहले मीटरिंग सीटी प्रोवाइड किया गया था और मीटरिंग पीटी प्रोवाइड किया था, दोनों को ही कंजप्शन मॉनिटर करने के लिए, जिसके कनेक्शन हम मल्टीफंक्शन मीटर में लाके कंजप्शन मॉनिटर करते हैं। देन हमारे पास प्रोटेक्शन एचवी है, जिसकी रेटिंग 400/200/5 एम्पियर के केस में है। क्योंकि हमारा रेटेड करंट ट्रांसफार्मर का एचवी साइड पे 163.6 एम्पियर है, तो उस केस में हम 200 वाले टैपिंग का रेशियो यूटिलाइज करके सीटी को कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों लेग की सीटी है उसके S1 S2 तो दोनों ही लेग की सीटी के S2 टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड किया गया है, और S1 S2 दोनों के इंडिविजुअल कनेक्ट करके TB2 पे दोनों को डंप किया गया है अंदर कंट्रोल पैनल की वायरिंग पे। तीनों ही देन वायरिंग को अंदर इस अकॉर्डिंग कनेक्ट किया गया है कि ये A24R रिले, जो कि एचवी का रिले है, ओवर करंट एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जो हमारी कनेक्ट की गई है, उसमें इसके कनेक्शन किए गए हैं। दोनों ही रिले का फर्स्ट ये जो 1 और 2 टर्मिनल है वो इसमें OCR, IDMT, इंस्टेंटेनियस करंट एंड ओवरलोड जो हम बात कर रहे थे, ओवरलोड 1 2 3 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड 5 6 टर्मिनल जो है यहाँ पे, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 50 ओम का, ये यहाँ पे इसे रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट लीकेज के केस में कनेक्शन प्रोवाइड करके ट्रिप प्रोवाइड करती है। एज पर आरडीएसओ सेटिंग की हम बात करें तो आरडीएसओ सेटिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग हमने देखा था ट्रांसफार्मर को आप 100% अगर ओवरलोड रखना है तो उसे आप कंटिन्यूसली ओवरलोड रख सकते हैं। देन अगर उसको फर्दर हमें ओवरलोड रखना है 150% या 200%, तो वो 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स की कैपेसिटी से रखा जाता है, जिसके लिए हमारे पास ओवरलोड 1, ओवरलोड 2 और ओवरलोड 3 की सेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड की गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड 1 जो है वो 130% रहता है हमारे फुल लोड करंट का, जो कि था हमारा 163.6 एम्पियर, और उसका अगर हम 130% निकालेंगे, दैट इज 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आता है हमारे पास 212 एम्पियर, जिसमें टाइम डिले भी दिया गया है साथ में, जो कि है 900 सेकेंड्स। तो हम ट्रांसफॉर्मर को 130% मतलब 212 एम्पियर तक ओवरलोड कर सकते हैं फॉर 900 सेकेंड्स तक। ऐसे ही हम ट्रांसफॉर्मर को सेकंड स्टेज जो आती है वो कहती है कि 150% तक अगर हम उसे ओवरलोड, भी कहता है कि 245 एम्पियर तक अगर हम उसकी करंट को ड्रॉ करें तो ये 720 सेकंड्स तक इसे हम ओवरलोड करके लेके साथ ही जो ओवरलोड थर्ड है, ओवरलोड थर्ड की जो रिले सेटिंग है वो एज पर आरडीएस हमारी 180% है फुल लोड का। तो यहाँ पे भी जैसे ही हमने 163.6 को मल्टीप्लाई किया तो आपकी 295 एम्पियर तक आप इसका ओवरलोड करंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसे 300 सेकंड से ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड किया जा सकता है 180% पर। जब हम बात करें ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड करने की, तो मान लीजिए आपने ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड किया 130%, देन आपको फिर से रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड करने की। तो सेकंड टाइम जब आप ओवरलोड करेंगे तो दो ओवरलोड के बीच में आपके पास 3 घंटे का टाइम डिले रहना चाहिए। अगर उससे पहले आप किसी रीजन से ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड कर रहे हैं तो आपका ये पोस्ट ओवरलोड रिले आके ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करना देगा, जिसमें जो रीसेट टाइम रहता है 3 आवर्स का रीसेट टाइम रहता है। मतलब जैसे ही आप अगर ट्रांसफॉर्मर 130% रन करने के बाद फिर से अगर आप ट्रांसफॉर्मर 110% तक लेके जाते हैं तो पोस्ट ओवरलोड आके आपका ट्रांसफॉर्मर ट्रिप करके एलवी एंड एचवी दोनों को ट्रिप करके इक्विपमेंट आइसोलेट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आईडीएमटी रिले। आईडीएमटी रिले जो हमने देखा था कि इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम डिले रिले, जिसके लिए जो टीएमएस सेटिंग है ये इस अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है कि अगर आपका जो फुल लोड करंट है वो 190% रीच करता है आपके ट्रांसफॉर्मर के रेटेड करंट के, तो 500 से 600 मिली सेकंड्स के अंदर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब सीबी ट्रिप हो जाना चाहिए, इतना इसका टाइम डिले रखा जाता है। उसके बाद है आपकी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, जिसके लिए सेटिंग दी गई है 10% ऑफ रेटेड करंट। तो रेटेड करंट था हमारा 164.6 एम्पियर, तो उसका रेटेड 10% आया हमारे पास 16.4 एम्पियर। तो जब भी कभी जो सीटी के कनेक्शन हमने जैसे रिले के अंदर देखे थे कि यहाँ पे सीटी के कनेक्शन 5 और 6 टर्मिनल वाले जो कनेक्शन है वो फॉल्ट करंट रीड करेगा 10% ऑफ रेटेड, तो उस केस में वो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट लाके रिले का एचवी और एलवी दोनों से भी ट्रिप करेगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ओसीआर करंट, जो कि डिपेंड करता है आपके फॉल्ट लेवल पे, जिसमें हम कोई मतलब जिसमें कोई टाइम डिले नहीं दिया जाता है। फॉल्ट लेवल की जो कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी जो फॉल्ट लेवल हमारा डिपेंड करता है 3 पैरामीटर्स में। जैसे कि 3 फेज फॉल्ट जो है 132 केवी बस बार पे किसी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, हम फॉर एन एग्जांपल ले रखे हैं 0022। अगर यहाँ पे हम एचवी साइड का कैलकुलेशन डिराइव कर रहे हैं फॉर इंस्टेंटेनियस ओसीआर, जिसमें सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 3 फेज फॉल्ट लेवल जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, कितना एमवीए का फॉल्ट लेवल, इतना फॉल्ट लेवल, वो ये फॉल्ट लेवल है जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट आपके सिस्टम में फ्लो हो सकता है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। देन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मे बी आपकी ट्रांसमिशन लाइन 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितनी भी लेंथ है वो, और ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस वो भी प्रोवाइड किया जाता है आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू। तो ये 3 पैरामीटर किसी भी रिले की सेटिंग्स को कंसिडर करने के लिए बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोवाइड किए जाने चाहिए। फिर जैसे कि हमने बात की थी कि एचवी प्रोटेक्शन में हमारे पास 3 जोन थी यहाँ पे प्रोटेक्शन की, जिसकी हम सेटिंग उस टाइम डिराइव कर रहे थे कि 130% और फुल लोड करंट जो कि 163.6 टू 1.3, और इसको जब हमने सेटिंग की टर्म्स में कन्वर्ट किया तो
सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट करने से पहले हम इससे जो सीटी का रेशो है, यहाँ पे सीटी का रेशो जैसे 200/5 है, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे रिले की टर्म्स में निकालने के लिए 100/5 से। तो पर्टिकुलर ये सेटिंग्स हमारी ओवरलोड 1 की, देन ये ओवरलोड 2 की एंड ओवरलोड 3 की। आप देखेंगे कि ये तीनों ही सेटिंग्स में एक वेरिएशन है। पहले कोई भी फॉल्ट होगा तो सबसे पहले ये ट्रिप करेगा, देन ओवरलोड 2 की वजह से, देन ओवरलोड 3 की वजह से। तो इनमें एक टाइम डिले और वेरिएशन क्रिएट किया जाता है टू प्रोवाइड ग्रेडिंग ऑफ द सिस्टम। देन आईडीएमटी की बात करें तो आईडीएमटी हमने देखा था 190%, जो कि आता है हमारा 155.45%। देन पोस्ट ओवरलोड एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट डिले। अब हम इसके कैलकुलेशन को डिराइव करने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी 21.6 एमवी का आप लेके चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर इंपीडेंस इस केस में जो इंपीडेंस है ट्रांसफॉर्मर का, वो ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पे प्रोवाइड किया जाता है ऑलरेडी, जो कि 12% या 11.98% वेरी करता है अलग अलग टैप पोजीशन पे भी। वोल्टेज जो है ट्रांसफॉर्मर का नो लोड साइड 132 केवी एंड एलवी साइड इज 27 केवी। देन रेटेड करंट एचवी साइड में एंड रेटेड करंट इन एलवी साइड 800 एम्पियर। फॉल्ट लेवल जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 2000 वोल्ट एमवीए। देन सीटी जो एचवी साइड का है 200/5 एंड सीटी रेशियो एलवी साइड का हमने लिया है 750/5 का। पीटी रेशियो एज्यूम किया है हमने 27500/110। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जब हमने इंस्टेंटेनियस ओसीआर की कैलकुलेशन डिराइव की है, तो सबसे पहला जो पैरामीटर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो है ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस। वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, वोल्टेज एट एलवी साइड मल्टी डिवाइडेड बाय फॉल्ट लेवल जो एसईबी ने हमें प्रोवाइड किया था। तो इससे हमें ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस आ गया। साथ ही हमने उसके बाद निकाला, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के दो वायर हमारे पास आ रहे हैं, दो फेज, तो उसका अकॉर्डिंग 2 इंटू लूप इंपीडेंस हमने उसका फाइंड किया। तो 2 इंटू ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस करके, और साथ में अगर डिस्टेंस इसका ट्रांसमिशन लाइन का ज़्यादा है तो आप डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसमिशन इंपीडेंस निकालने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर लिया है Z%, जो आपके यहाँ से कैलकुलेट हुआ है डिवाइड बाय 100 इंटू लो एंड वोल्टेज एंड का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्रांसफॉर्मर का एमवीए। तो आपने 12% डिवाइड बाय 100 ये करके आपका ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस कैलकुलेट किया है यहाँ पे, जो कि आ गया 4.0। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने पहले ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कैलकुलेट किया, देन आपने उसका लूप इंपीडेंस कैलकुलेट किया 2 टाइम्स करके, और साथ ही आपने ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस कैलकुलेट किया फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड। तो टोटल इंपीडेंस जो होगा यहाँ पे 25 केवी एंड से, अब वो होगा टोटल ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस जो कि 4.01 प्लस लूप इंपीडेंस 0.63, एंड टोटल इंपीडेंस जो है हमारा सोर्स इंपीडेंस जो देखेगा वो रहेगा। अगर हम इसमें फॉल्ट करंट डिराइव करें 25 केवी एंड पे, तो वो आप देखेंगे कि यहाँ जो फॉल्ट करंट निकल के आता है वो आता है हमारे पास 27 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट, जो हमारा लूप इंपीडेंस टोटल निकल के आया। तो वो आता है कि हमारे कभी भी कोई फॉल्ट आएगा एलवी एंड पे, तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो जाएगा उसका रहेगा वो 5812 एम्पियर का मैक्सिमम फॉल्ट, या हम बोल सकते हैं इस केस में शॉर्ट सर्किट करंट। ये फॉल्ट वो है जो सबसे हाईएस्ट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट करंट हमारे सिस्टम में रहेगा। और इसी को अगर हमने एचवी एंड पे कन्वर्ट किया तो ये आता है हमारा 1188.99 एम्पियर। इसमें हम 1.25 टाइम्स इसका हायर एंड लेके ही इसकी सेटिंग सेट करते हैं। तो जब इसका 1.25 टाइम्स हायर एंड लिया एंड देन सीटी के रेशियो से डिवाइड किया, तो ये इसकी सेटिंग्स डिराइव होती है। और उससे जब सीटी रेशियो रिले की टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया, तो इससे ये हमारे पास 743% जो है इंस्टेंटेनियस ओसीआर की सेटिंग्स डिराइव होती है। तो हमने देखा एचवी की जो न्यूमेरिकल रिले प्रोवाइड किए 824 आर एचवी, उसके सारे मोड का न्यूमेरिकल रिले का डेरिवेशन एंड उनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के एलवी एंड के प्रोटेक्शन से। सेम जैसे एचवी एंड के प्रोटेक्शन में था, वैसे ही एलवी एंड में भी हमारे पास जो रिले कनेक्ट की गई है वो भी 824 आर ओवर करंट एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है। सेम उसमें भी उतने ही मोड है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एलए कनेक्ट, जो एलए रहेगा हमारे 25 केवी साइड, वो रहता है 42 केवी का एलए। देन यहाँ पे हमारे पास आईडीएमटी ओसीआर रहती है। उसके बाद 3 जोन में हम इसका ओवरलोडिंग ट्रांसफॉर्मर की ओवरलोडिंग का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी को यूज करने के लिए प्रोवाइड किया गया। देन पोस्ट ओवरलोड, जो कि किसी भी ओवरलोड के बीच का जो डिले है वो 3 आर का रहे, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। एंड देन रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी सेम वही है कि आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के दोनों लेग में, ट्रांसफॉर्मर का जैसे कि हमें पता है हम 2 फेज की सप्लाई लेते हैं, जिसमें से एक फेज तो बाद में हम ओएचई में फीड करते थे और एक फेज हमारा इधर यहाँ पे आके ग्राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से सिंगल फेज हम ओएचई को फीड करके देन रेल के थ्रू हमारा रिटर्न प्रोवाइड करके ग्राउंड के थ्रू वापस से सिस्टम में बैक फीड होता है। तो यहाँ जो एलवीसीबी लगा है, एलवीसीबी के इधर यहाँ पे 2 सीटी लगे हैं दोनों ही लेग में। एक सीटी को हमने फेज में इस लेग में कनेक्ट किया है, और एक सीटी को हमने उसकी न्यूट्रल सीटी बना के न्यूट्रल लेग में कनेक्ट किया है। तो दोनों ही इस सीटी से सबसे पहले जो प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं वो रहता है हमारा आईडीएमटी ओवर करंट रिले। एचवीएन में हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस ओसीआर भी प्रोवाइड किया गया था, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट के लिए था। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस ओसीआर है वो यहाँ पे एलवी एंड में नहीं रहता है। साथ ही यहाँ पे एक रिले रहती है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। आरईएफ एलवी केस में जब भी आएगा तो उस केस में वो एचवी का आरईएफ ओपन ट्रिप करेगा थ्रू इंटर ट्रिपिंग रिले। आरईएफ की कनेक्शन भी दोनों सीटी का जो डिफरेंस है उस पर वर्क करते हैं। अगर दोनों सीटी का इनपुट और आउटपुट, मतलब यहाँ से जो करंट इनपुट हो रहा है और यहाँ से जो करंट बैक आउटपुट जा रहा है उसमें डिफरेंस है, तो उस केस में आपका जो आरईएफ रिले है वो ट्रिप करेगा। आरईएफ रिले बेसिकली क्या है, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, जो जिसका जोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एचवी यहाँ जो एलवी सीटी दोनों कनेक्टेड है, दोनों एलवी सीटी से लेकर ट्रांसफॉर्मर के जो एलवी बुशिंग सीटी है वहाँ तक का जो रीजन है, उसके लिए आपने रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले प्रोवाइड की।
देन आप देखेंगे इसके अंदर एलवी एंड में जो कनेक्शन है रिले किस तरीके से किए गए हैं। दोनों ही सीटी के S2 टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया है और दोनों रिले के S1 सीटी के S1 टर्मिनल को टीवी में यहाँ पे 4 5 6 टर्मिनल पे जो 24 आवर एलवी रिले है उसमें कनेक्ट किया है। साथ ही यहाँ पे अगर आप सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एमीटर भी कनेक्टेड है सर्किट में। एक एमीटर है, साथ में एक पावर फैक्टर मीटर है, जो कि पावर फैक्टर मीटर को एलवी सीटी और साथ में जो फीडर पीटी है उसके कनेक्शन फीड किए जाते हैं, जिससे वो पावर फैक्टर मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यू। इसलिए हमने बात करी थी जैसे कि जो एलवी एंड में उसमें भी ओवरलोड की 3 सेटिंग्स प्रोवाइड करी गई है, साथ ही आईडीएमटी, पोस्ट ओवरलोड एंड आरईएफ। आरईएफ की सेटिंग यहाँ पे 10% रहेगी रेटेड करंट की, तो 800 का 10% 80 एम्पियर। देन पोस्ट ओवरलोड जैसे कि हमने बात करी, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर एक बार के लिए आपने उसे ओवरलोड कर दिया, मान लीजिए आपने OL1 की सेटिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज कर ली है, जो कि ट्रांसफॉर्मर को आप एक बार के लिए 960 एम्पियर तक रन करवा चुके हैं फॉर 840 सेकंड्स के लिए। तो उसके बाद जो होगा, नेक्स्ट टाइम अगर ट्रांसफॉर्मर को आपको फिर से ओवरलोड करना है तो उस केस में आपको 3 घंटे का पहले डिले देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ओवरलोड, सेकंड ओवरलोड जो कि मतलब 1120 एम्पियर की सेटिंग को इसे 600 सेकंड तक रन करवा सकते हैं। यहाँ पे जो 120% है फुल लोड का, उसकी सेटिंग कैसे डिराइव करिए, अगर हम उससे देखेंगे आगे फर्दर नेक्स्ट उसमें। आईडीएमटी की सेटिंग यहाँ पे आप देखेंगे कि 180% है फुल लोड की, जिसे इस तरीके से इसमें टाइम डिले सेट किया गया है कि इसे ट्रिप होने में 250 से 300 मिली सेकंड का ही टाइम लगे। क्योंकि जब हमने एचवी एंड पे देखा तो एचवी एंड पे आपने देखा था कि 500 से 600 का गैप था, और एलवी एंड पे यहाँ पे 250 से 600 मिली सेकंड्स का डिले प्रोवाइड किया। यहाँ पे हमने ओवरलोडिंग की कैलकुलेशंस को डिराइव किया है। आप देख सकते हैं 120% ऑफ फुल लोड 960 एम्पियर, जिसे हमने 1.2 से मल्टीप्लाई किया, रेटेड करंट 800 को, तो इससे ये हमारे पास आता है 960 एम्पियर। और 960 को हमने कन्वर्ट किया पहले रिले के जो यहाँ पे जो सीटी रेशियो है उससे, तो एलवी सीटी यहाँ पे 750/5 का है, तो उसे डिवाइड करके देन रिले की टर्म्स में कन्वर्ट करके, तो ये पर्टिकुलर हमारी सेटिंग्स डिराइव होती है। यही प्रोसीजर हमने OL1 ओवरलोड सेकंड और ओवरलोड 3 के लिए अप्लाई किया है। सेम इसी फैशन में हमने इनको मल्टीप्लाई करके सेटिंग्स डिराइव की है, एज पर आरडीएसओ सेटिंग्स हमारी है। देन आईडीएमटी के केस में 180% ऑफ फुल लोड, जैसे 192% कैलकुलेशन हमारी निकल के आती है। पोस्ट ओवरलोड हमने बात की थी यहाँ पे 100% ऑफ फुल लोड, जो कि 106.6%, एंड आरईएफ जो था 10% ऑफ रेटेड करंट, जो कि 80 एम्पियर था, 80 का हमने 10% कैलकुलेट किया, तो ये आता है हमारा 10.6%। तो रिले के अंदर हम ये सेटिंग्स इन मोड में प्रोवाइड करते हैं, और साथ में जो टाइम डिले है वो जो हमने ऑपरेटिंग टाइम देखा यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग उनका टाइम उसमें फीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एलवी मोड का प्रोटेक्शन।